है और आजकल राज ठाकरे की बड़ी चर्चा है। पहली बात तो यह है कि उद्धव ठाकरे जी पर कोशिश करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओके। तो आप ये दिमाग में रख लीजिए, वो कोई कोशिश कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है। हमारी तरफ से कोशिश की गुंजाइश नहीं है, करने का कारण भी नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से भूमिकाएं ली है, एंटी मोदी जी की भूमिका, और अब तो मुझे बहुत इस बात का दुख है, देखिए राजनीति तो अपनी जगह, इस बात का दुख है कि वोट की राजनीति में धीरे धीरे सूडो सेक्युलर अपीजमेंट की राजनीति में उद्धव ठाकरे पहुंच गए और उन्होंने सीएए को विरोध कर दिया। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या सच में बाल ठाकरे जी के बेटे कि जो सीएए का विरोध करते, सीएए का विरोध उन्होंने कर दिया परसों भाषण में अपने। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अब खेमे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। आगे चलते हुए एक जिज्ञासा सब लोगों की बहुत है, वो ये है कि लोकसभा चुनाव एक तरीके से सब कह रहे हैं डन डील है, कोई इसमें खास बात नहीं है, लेकिन असेंबली के लिए आपके लिए फिर एक प्रश्न आएगा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित हो कि ना हो, और हो तो कौन हो। पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि हाँ, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, हम लोकसभा जीतेंगे, अच्छे तरीके से जीतेंगे, 400 पार जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको डन डील समझकर चल रहे हैं। हम कॉम्प्लेसेंट नहीं है, अब पूरी मेहनत करेंगे, हम लोगों तक जाएंगे, अपने मेहनत के बलबूते पर, मोदी जी के काम के बलबूते पर हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, उसको बहुत समय है। विधानसभा से पहले हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी तय करेंगे, हम लोग फेस के साथ जाएंगे, बिना फेस के जाएंगे, क्या जाएंगे, इसका सारा निर्णय हम लोग मिलकर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था तय करती है कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। तो इसलिए इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरे को अधिकार भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा एक्सपेक्टेशन होगा कि जो अभी की परिस्थिति दिख रही है उसमें बीजेपी उस पद की दावेदार हो असेंबली चुनाव में। नहीं, ये दावेदारी का सवाल ही नहीं है। आप जब अलायंस में होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ चीज़ें नहीं मिलती, कुछ आपको लेना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और राजनीति में आज का छोड़ दीजिए, कल का कोई क्या प्रेडिक्ट करे। इसलिए उस समय की जो परिस्थिति होती है, अब किसी ने ये विचार किया था कि 2019 में हम साथ में लड़ेंगे, साथ में चुनकर आएंगे और उसके बाद कुर्सी के लिए उद्धव जी उधर चले जाएंगे। इसलिए राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि इतने जल्दी सारी चीज़ें बोलना ये भी बहुत कठिन है। उस समय की जो परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति के अनुरूप हम लोग चुनाव में आगे जाएंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, यही गठबंधन जाएगा, यही मुख्यमंत्री उस समय मुख्यमंत्री होंगे, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। बिल्कुल। चूँकि आपने कहा अभी एलाइज के बारे में, और ये कि कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए और लगातार मेहनत करेंगे, इसीलिए मैं उस सवाल पे वापस आना चाहता हूँ कि अभी भी राज ठाकरे के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अलायंस की कोशिशों की हम चर्चा सुनते हैं। कि मैंने इससे पहले भी इस बात को स्पष्ट किया है कि अभी अलायंस की चर्चा तो कोई हमारी शुरू नहीं हुई है। मुझे जब पूछा गया कि क्या ये अलायंस हो सकता है, तो मैंने कहा हमारी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले उनके साथ अलायंस करने में हमको तकलीफ़ थी। तकलीफ़ ये थी कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अस्मिता को तो मानती है, महाराष्ट्र में रहेंगे तो मराठी आदमी की बात तो करनी पड़ेगी, ये क्षेत्रीय अस्मिता है, इसमें कोई, लेकिन हम क्षेत्रीय अस्मिता के साथ साथ राष्ट्रीय अस्मिता पर भी काम करने वाले लोग हैं और इसलिए एक्सक्लूजन में राजनीति, इसको हम नहीं मानते। आज अगर हम देखें तो राज ठाकरे जी ने मराठी की बात तो करते ही है और करनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को और व्यापक भी बनाया। आज हिंदुत्व की बात वो करते हैं और एक हिंदुत्व ऐसी चीज़ है जो हमको उनके साथ जोड़ सकती है। तो इसलिए आज हमारी कोई बातचीत तो नहीं चल रही, पर पीछे आपने मुझे पूछा होता तो मैं आपको ये कह देता कि इनके साथ हम कभी जा नहीं सकते। आज मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनसे कोई हमारा गठबंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति अब नहीं रही है। हाँ, अभी बातचीत नहीं हुई है क्योंकि हम 3 लोग हैं और इस गठबंधन में किसी को अकोमोडेट करना ये भी तो एक टास्क है। बिल्कुल। तो इसलिए अभी हमारी कोई बातचीत नहीं है।
शरद पवार साहब वाला जो एनसीपी है